गुड इवनिंग। आज हम लोग एमपीपीएससी 2025 की जो आंसर की आई है उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आयोग ने क्या आंसर दिए हैं और अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या आंसर हो सकते हैं, किन प्रश्नों में समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो 16 फरवरी को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम आंसर शीट जो आयोग के द्वारा जारी की गई है, जिसके आधार पर आपकी प्री की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस। देखिए, ये जो सेट है ये आपका सेट बी है जिसके आंसर्स हम आपको बता रहे हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस वही हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स को उससे टैली कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो बहुत सरल सा प्रश्न है ये कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो राज्य की विधानसभाएं हैं, आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि एक है आर्टिकल 330, जिस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 330 में आपका रिजर्वेशन है एससी एसटी का, लेकिन ये लोकसभा में है। तो कभी इससे ये प्रश्न अगर बनता है कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है, तो ये 330 में है। लेकिन आपसे पूछा गया था विधानसभा में, तो विधानसभा के लिए जो आंसर होगा आपका वो होगा आर्टिकल 332। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण आर्टिकल 332 में होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ भी है जिसे कुछ लोग गलत कर सकते हैं, आर्टिकल 239D। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पंचायतों के लिए आरक्षण है या पंचायतों में आरक्षण है। तो पंचायत में अगर एससी एसटी महिलाएं, इनके लिए जो रिजर्वेशन होगा वो आर्टिकल 243D में होगा। और इसी आर्टिकल को अगर हम नगर पालिका से कनेक्ट करें तो नगर पालिकाओं के लिए 243T में ये आरक्षण होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं कि 243D में पंचायत में आरक्षण है और 243T में नगर पालिकाओं में जो आरक्षण या रिजर्वेशन है सीटों का, इसकी बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है आपका FPGA, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची और उनके लेखकों की सूची को सुमिलित करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो ये आर बी रसेल और आर बी हीरालाल की बुक है। फिर है ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश आ प्लानिंग पर्सपेक्टिव, तो ये जो बुक है आपकी अजीत रायजादा की है। द व्हील्स आ स्टडी, ये टीबी नायक की बुक है। और द बेगा, बहुत फेमस बुक है द बेगा बैरियर एल्विन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली भी पूछा गया है, एक रिपीट क्वेश्चन था। तो द बेगा जो है वो बैरियर एल्विन की बुक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। फिर है PR श्रीजेश को अपने कैरियर में कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? इस क्वेश्चन पर आगे जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि गेम्स से रिलेटेड प्रश्न हमेशा एमपीपीएससी ने पूछे हैं। तो आपको अगले जो भी एग्जाम है एमपीपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, या मान लीजिए फॉरेस्ट सर्विस का आता है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर का, या असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो एमपीपीएससी से अगर कोई भी एग्जाम होता है तो इस तरीके के प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति पिछले 20 सालों के पेपर्स को आप देखेंगे। एक वीडियो भी हमने आपको एनालिसिस का बनाया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो एनालिसिस था कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 70 से ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं उस वीडियो को,
और फिर आप पेपर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वही चीज़ें हैं। तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह सारांश कहलाता है। तो ये तो सीधा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना, ये बहुत बार वैसे भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मार्क जकरबर्ग जो हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी, फाउंडर हैं ये। फिर गार्टनर के अनुसार ई गवर्नेंस मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम, तो सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन। तो इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका सही क्रम होगा। आंसर आपका ए रहेगा। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से किस प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है? तो ये कमांड बेस्ड इंटरफेस के रूप में होता है। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न, द एबिलिटी of a computer network to recover any kind of error like connection failure, loss of data, etc. तो ये कहलाती है रिसाइलेंस या लचीलापन। जब भी कंप्यूटर नेटवर्क की कोई विफलता होती है, कोई डेटा की हानि होती है, तो उससे उबरने के लिए लचीलापन जो है यहाँ पर होता है। कुछ तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी बड़ी और मध्यम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं? एक रिपीट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। 31 परियोजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। कौन सी पुस्तक केशव दास की नहीं लिखी गई है? तो केशव दास की रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बाबनी, ये केशव दास की बुक हैं और राम रसायन इनकी बुक नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि अब जैसे पहले पूछा था उन्होंने कवि प्रिया किसकी बुक है, तो इससे आप एक एनालिसिस ये भी देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम अच्छे से करते हैं, जो आपको एनालिसिस सिखाया जा रहा है उस पर आप ध्यान देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में भी क्वेश्चंस के उसी फॉर्मेट में कुछ ना कुछ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर, ये ऑलरेडी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो ये खजुराहो में स्थित है। फिर आता है कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्यासाल भंजिका, ये तीनों राजशेखर की बुक हैं। ये कलचुरी नरेश युवराज देव प्रथम के दरबार में रहा करते थे राजशेखर। और प्रबंध चिंतामणि इनकी बुक नहीं है। अब आप अगर लास्ट 2 ईयर पहले जाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, परमार वंश के इतिहास की जानकारी का कौन स्रोत नहीं है? तब एक ऑप्शन था मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि। तो इसके प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं वो मेरुतुंग हैं। अब अगर आप देखो तो उसी क्वेश्चन को बस परिवर्तित फॉर्म में आपको दे दिया उन्होंने, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? तो ये रीजन है आपका बघेलखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्हा खंड के लेखक कौन है? तो सीधा प्रश्न नहीं है, आल्हा खंड के लेखक जगनिक हैं, जो कि परमार्दी देव चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। उनके दरबार में, परमार्दी देव के दरबार में जगनिक हुआ करते थे। इन्होंने एक बुक जो ऑलरेडी पूछी गई है, परिमल रासो, तो परिमल रासो जगनिक की है। इसके अलावा जगनिक की आल्हा खंड है। और यहाँ पर आपको बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो बुक लिखी है। राजशेखर की ऊपर हम लोग अभी देख चुके हैं और परमार्दी देव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सतकार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो ये सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है। यहाँ पर आपको एक चीज और जो ध्यान रखनी है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए षड दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो 6 इंडियन फिलोसफीज हैं इनके, जैसे योग दर्शन पतंजलि का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा बादरायण का है, ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद का है। तो ये जो षड दर्शन के अंतर्गत हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। न्याय जो है वो गौतम का है, सांख्य, ठीक है, तो न्याय गौतम का है, सांख्य कपिल मुनि का है, तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो देखिए 4 आश्रम होते हैं, तो जो दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, उसी दौरान आप 3 ऋण
देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इनसे मुक्त होते हैं। और इन ऋणों से मुक्त होने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, पंच महायज्ञ जो होते हैं, इनका गृहस्थ आश्रम में ही किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ सर्वाधिक रही? तो सर्वाधिक देखिए इंदौर में रही है। इंदौर में ओवरऑल जनसंख्या भी ज्यादा है। और डिकेडल ग्रोथ रेट या 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि यहाँ सर्वाधिक रही है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण आपके यजुर्वेद से संबंधित हैं। इस प्रश्न में आपको अब ध्यान रखना है, जैसे 4 वेद हैं, चारों वेदों के उपवेद हैं। जैसे आपका अगर आप सबसे पहला ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। तो साम मतलब संगीत से है। तो इनके चारों के उपवेद आपको पता होने चाहिए, चारों के ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता होने चाहिए, इनसे संबंधित उपनिषद आपको पता होनी चाहिए। फिर इनके जो पुरोहित हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो सामवेद के जो पुरोहित होते हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चंस आप देखेंगे कि लगभग किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछे ही जाते रहे हैं। फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी तो ये अंडाल थी। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए 2 तरीके के संत हैं, एक अलवार, एक नयनार। इनकी संख्या भी पीएससी ने पहले पूछी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने अलवार संत थे, कितने नयनार संत थे, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। फिर है नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया। तो ये फेंगल आया था, काफी फेमस रहा है ये, सरल सा प्रश्न था। 2001 से 11 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 2001 से 11 के बीच में मेघालय की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है, जबकि नागालैंड की सबसे कम निगेटिव ग्रोथ रही है। तो कुछ नहीं तो ऐसे याद रख सकते हैं, मेघ ऊपर होते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? मेघालय है। कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो 2023 तक का प्रश्न था, तो राजस्थान में थी। मध्य प्रदेश में 2024 में कितनी तेल रिफाइनरी हैं? तो एक है। 2024 में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो कुडनकुलम, जो अभी काफी विवादित रहा है, और इसकी परमाणु क्षमता जो है वो परमाणु ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। तो उचेहरा सतना में स्थित है। बाघ की गुफाएं धार जिले में है। इसमें रंग महल तो चौथी गुफा है। आप ऐसे याद रखिएगा, रंग RANG, अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे तो आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब बाघ की गुफाएं धार में हैं। बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पद्म पाणी का चित्र भी यहाँ पर है। तो अगली बार ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर नीलगिरी पहाड़ी तो सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य नीलगिरी है। और पश्चिमी घाट बेटा हमारा हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, ये हमारे हॉट स्पॉट हैं। इसका कॉन्सेप्ट नॉर्मन मायर्स ने दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है चरण पादुका गोलीकांड में किसने गोली चलाई थी? तो ये GT फिशर थे। ऐसे यानी याद रखिएगा। 3 जलियांवाला बाग जैसे कांड हैं, जैसे छतरपुर का जो चरण पादुका नरसंहार है, ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। तो जलियांवाला बाग ऑफ मैसेक्रे कहलाता है ये। और ये 14 जनवरी 1931 को हुआ। इसी तरीके से एक भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 14 जनवरी 1949 को हुआ। यहाँ पर जफर अली ने गोलियां चलाई थी हमीदुल्लाह खां के कहने पर। और एक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृतसर का है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर जो गोली चलाई थी वो रेगिनॉल्ड डायर डायर ने चलाई थी, जबकि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो माइकल O डायर थे। इससे क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा।
फिर है टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये आपका पीएससी का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ मूका लोहार, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा, गंजन सिंह कोरकू। तो देखिए जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है ये सिवनी का है, और यहाँ दुर्गा शंकर मेहता के साथ में मूका लोहार थे। जबकि गंजन सिंह कोरकू जो हैं ये घोड़ा डोंगरी बैतूल का है, और घोड़ा डोंगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो गंजन सिंह कोरकू ने किया था। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, गलती ना हो आपसे। फिर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत किस दिन इसको प्रकाशित किया गया था? तो 3 अगस्त को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी आपके नागपुर में स्थित है। आपको बाकी चीजें भी याद रखनी होंगी, जैसे कानपुर में क्या है, तो कानपुर में आपका शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शक्कर अनुसंधान केंद्र है। भरतपुर में बर्ड लाइफ सेंचुरी है। शिमला आलू, ठीक है, तो शिमला के कुफरी में आलू के लिए अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस वर्ष के? तो 10 से लेके 19 ईयर के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष, किस वर्ष तक किया गया? तो 2047 तक का टारगेट रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगली बार भी इससे प्रश्न आएगा तो आपको एक जिला एक उत्पाद की लिस्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो लकड़ी के फर्नीचर, अभी हम लोग 24 फैब से एक नया बैच एमपीपीएससी के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी या इस बार की मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम आपको मेंस पर फोकस्ड बैच है, ये शुरू में ही मेंस की तैयारी कराते हैं और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है, क्वेरी होती है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन आंसर लिखते नहीं बनता है, किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा समाधान हम लोग लेके आए हैं कि आपको हम सीधा आंसर के फॉर्मेट में ही पढ़ा रहे हैं, तो सीधा आपका जो आंसर होगा वो आपको पता चलेगा और वही आंसर आप एग्जाम में जाके लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 18वीं लोकसभा में संसदीय समितियां, ये करेंट का क्वेश्चन था। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वैजयंत पांडा नहीं थे। फिर है एथलीट का कौन सा युग्म गलत है? तो अन्नू रानी 100 मीटर स्क्विंट में, ये आपका गलत है। फिर आता है विशेष राज्य के लिए कौन पैरामीटर नहीं है? तो बेटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, ये पैरामीटर नहीं है। अगर आप केवल अनुसूचित जनजाति करते तो ये पैरामीटर आपका इसमें हो जाता। ये रिपीट क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पीएससी ने भी पहले पूछा है, एमपीपीएससी ने भी इस एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा का आंसर इसका सी होगा। किस जनजातीय नायक का जन्म दिवस राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस? तो ये है भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्म दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो आप इसमें देखेंगे कि जो थाईलैंड है इसके साथ युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास हम यूएसए या अमेरिका के साथ करते हैं, ना कि थाईलैंड के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, बाकी ऑप्शन सही हैं जैसे रूस इंद्र, किर्गिस्तान खंजर, सेशल्स लेमेतिये। डेटा सुरक्षा प्रबंधन के लिए ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, कहा जाता है। तो ये क्या है? आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है। कहते हैं ना हम आपको कॉन्फिडेंटली, ये डेटा आपका कहीं भी लीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये घटना क्या कहलाती है? कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है। T20 वर्ल्ड कप, तो ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, ये गलत है, तो गलत पूछा गया था। फिर है रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पर बेटा एक तो अन्न प्रोत्साहन योजना स्मारक की बात की गई है, महिला कल्याण बोर्ड और सार्वजनिक अवकाश ये बात नहीं की गई है, तो आंसर केवल 1 और 2 रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर सम्मान को प्राप्तकर्ता 2023 के राजकुमार हिरानी जी हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लिया गया। उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास था, घोघरा इसमें शामिल नहीं था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, चंद्रयान आप याद रखिए। पर्यावरण गुणवत्ता के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसी को छाता विधान के नाम से जानते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। और इससे जैसे ये वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम है, 1974 में जल प्रदूषण है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण है, 1971 में रामसर है। बेटा हर साल इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम है, इन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। फिर है समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, तो ये सिरे या क्रमक कहलाता है। नेक्स्ट, 2011 से 23-24 की चालू कीमतों में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी? तो लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। 38,000 से ये लगभग 1,42,000 के आसपास हो गई है, तो ये आपकी 4 गुना के आसपास बढ़ी है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, माइनिंग का धनबाद में है, भावनगर में आपकी रिफाइनरी है, तो ये सब आपके काम के हैं। एडोब फोटोशॉप तो कैसा है? एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है ये। आईसीएमआर का राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार तो 10th-12th में जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिया जाता है। 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस समुदाय के कुपोषण? तो विशेष पिछड़े, मतलब बैगा, भारिया, सहरिया, इन जनजातियों के जो समुदाय के लोग हैं उनको कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। फिर मेलवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, उपयोगकर्ता को बहलाकर इंस्टॉल करा लेता है और वायरस या बम की तरह कार्य करता है, तो वो कहलाता है ट्रोजन। ठीक है। फिर विशेष राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना, तो देखिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 340 में तो पिछड़े वर्ग की बात की जाती है, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाती है और 341 में अनुसूचित जाति की बात की जाती है और 342 में अनुसूचित जनजाति। तो एक ही आर्टिकल है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, वो है आपका 342। भारत में रोबोटिक्स के लिए तो याद रखिएगा AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये संस्था काम करती है। कौन से राज्य में क्षेत्रफल में द्वितीय? तो मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। जैसे आपका राजस्थान पहले पर है, दालों में हम पहले पर हैं, तो आंसर होगा डी। मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता, तो काली मिट्टी में ये कम होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर है आपका कौन सा कूट सही है? तो देखिए यहाँ आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में दूसरे स्थान पर है, तो ये सरासर गलत है। दूसरे में नहीं है, ये तीसरे पर है और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जिसकी 10% से कम है, तो भिंड है इसका। 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाती है, 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाती है। लाडली बहना योजना का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त तो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखा जाता है। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 तक कौन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल रहे हैं? तो श्री सत्यनारायण सिन्हा जी रहे हैं। किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो सीतारमैया जी का रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग अपनी क्लास में कई बार कराते हैं, टेस्ट में कई बार पूछते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि राज्यपाल से संबंधित कोई ना कोई तथ्य हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
तो इसको ध्यान रखना है। इससे पहले पूछा था 7वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, तो 1956 में आया था, जिससे 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसी के माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ये अधिनियम जो है वो फजल अली समिति, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी रिकमेंडेशन के बाद आया था। तो इनसे घूम फिर के ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 6 अप्रैल 1930 तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और दांडी यात्रा के दौरान 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आंसर डी। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को था। तो जब जिन्ना साहब को ये लगा था कि भारत के अलग पाकिस्तान देश की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और बाकी चीज़ें की जा रही हैं, तो उन्होंने अब कहा था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई का समय आ गया है, और वो कराची में उन्होंने आह्वान किया था। और भारत में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। भीमबेटका शैलाश्रय की खोज तो विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने 1957-58 में की थी। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में है, ये प्रागैतिहासिक कालीन है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यूनेस्को के जो 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश के, उनसे भी आपका हर बार कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनको आप अगले एग्जाम के लिए भी इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इनकी खोज किसने की, कहाँ स्थित हैं, कब खोज की गई थी। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जैसे भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में है, तो ये राजसिम्हा शैली कहलाती है। फिर ये मैचिंग है। तो तांबा वेहर में है, हीरा आपका हिनौता में है, स्लेट के लिए मंदसौर है, और बॉक्साइट के लिए आपका शहडोल है। आंसर बी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक, इसमें किया गया है। फिर मैचिंग का क्वेश्चन है आपकी इंडस्ट्री, तो आपको ये ध्यान रखना, दमोह नरसिंहगढ़ भिंड मालनपुर में है ये, सतना मैयर और मुरैना बामौर। तो ये सीमेंट उद्योग है, इनसे संबंधित चीजें हैं। इसके बाद सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए बात करें तो इसमें देखिए सिंगरौली के बरगवां के निकट एल्यूमिनियम प्लांट है, सही है, 2013 में शुरू हुआ, सही है। 80% निर्यात करता है, ये गलत है, और फ्रांसीसी तकनीक का प्रयोग करता है स्मेल्टिंग के लिए, ये सही है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। पातालकोट में भारियां हैं, 3 पिछड़ी जनजातियों में आती हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन उसी से कि कौन 3 पिछड़ी जनजातियां नहीं है, तो बैगा सहरिया और भारियां हैं, इसमें असुर नहीं आते हैं। 2024 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन नहीं है, तो वैजयंती माला, कॉर्डिनेला चिरंजीवी और वेंकैया नायडू, इनको मिला था। AR रहमान को इस साल नहीं मिला, इससे पहले मिला था। फिर सही कूट, तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल और वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, एकदम सरासर गलत स्टेटमेंट है। ठंडों में आपकी कैसे तेज हो सकती है वायु की गति, तो ये गलत है। 2 आप हटाएंगे तो आपका आंसर बचेगा 1, 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नदियां और इनसे संबंधित नगर हैं। तो बेतवा ओरछा है आपका, ताप्ती मुल्ताई है, क्षिप्रा उज्जैन और वैनगंगा बालाघाट। आंसर डी हो जाएगा आपका। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन को लाया गया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, तो बेसिक, अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट जो केस था उससे आया था। और आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कोई ना कोई एक केस जरूर आता है। तो कुछ गिने चुने 7-8 केस हैं जिनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे पर्यावरण संबंधी एक्ट हर बार आते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संशोधन से। भारतीय संविधान ने कमेटी की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए तो सर तेज बहादुर सप्रू कमेटी जो थी इसकी रिपोर्ट थी। फिर इसके बाद 84 क्वेश्चन पर आते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को, जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित नहीं किया गया, दूसरा कथन गलत है, तो पहला सही यानी कि सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 61 के अंतर्गत है।
जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली थी, और एकमात्र आधार क्या है कि संविधान का उल्लंघन, जिसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क भंडार में प्रथम स्थान पर है निक्षेप में? तो ये कर्नाटक है 2020-21 के अनुसार। दो महानगरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है, तो प्रशांत और हिंद महासागर के मध्य है ये। 2021 में कौन सा राज्य वन क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश ही है 2021 में। 2023 की रिपोर्ट में, उससे पहले भी बघेलखंड में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को 1859 में फांसी दी गई थी। इससे पहले देखिए इन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह की फांसी बोली थी, अब इन्होंने ठाकुर रणमत सिंह की। तो आपको थोड़ा 1857 की क्रांति से संबंधित जो लोग हैं और उन्हें फांसी दी गई, जैसे भीमा नायक को कहाँ क्या किया गया, खाज्या नायक को कहाँ किया गया, तो उससे प्रश्न आपके अगले एग्जाम में भी बन सकते हैं। सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो गोदावरी है। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध, दाल और मसालों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। कुल व्यापार घाटे को कम करने में तो भारत का सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर जो है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो घाटे को कम करने में ये सहयोग देता है। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का उद्देश्य? तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है मूल्य को स्थिर बनाए रखना, आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। 1718 में किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सर्वाधिक थी? तो 1718 में पूंजी गहनता जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे छोटी मांसपेशी तो स्टेपीडियस है। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि तीन हमारे कान में हड्डियां होती हैं जिन्हें हम मिस के नाम से जानते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो इसमें आप जो ध्यान रखेंगे, एक तो कभी कभार इनका क्रम पूछ लेते हैं, तो इसे याद रखिए, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो बाहर से अंदर की तरफ ये क्रम है। फिर सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपीज या स्टेप्स है। ये हड्डी सबसे छोटी है और इसी से जो मसल या पेशी जुड़ी होती है वो आपकी कहलाती है स्टेपीडियस। और याद रखिएगा कि मानव शरीर में कुल 639 मसल होती हैं, 639 पेशियां हैं, और जबकि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो 206 हैं। तो मानव शरीर में बोन्स 206 होती हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन अगर आपसे कभी बन जाए कि बोन से बोन को कौन जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है, और पेशी से हड्डी को टेंडन जोड़ता है। तो मसल, टेंडन, बोन, ये लगातार आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य तो स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है, मतलब किसी तरीके की गारंटी की आपको आवश्यकता नहीं होगी। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादकता वाली सब्जी तो टमाटर का उत्पादन सर्वाधिक किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसडीजी 2020 में इंडेक्स 3 में मध्य प्रदेश की समग्र स्कोर तो ये 62 था। ये रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। मध्य प्रदेश ने कुल बजट में शिक्षा के लिए 12.22% जो है वो रखा है 2023-24 में। इसके बाद राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र केरला में है, तो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र जो है वो आपके केरला में स्थित है। तो ये थे आपके 100 प्रश्न और इनसे संबंधित उत्तर। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जो एग्ज़ाम हो और उसमें अधिकांश प्रश्न आपसे सही हो जाएं, तो सबसे पहले आप हमारी जो रणनीति वाली क्लास है जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं उसको आप अच्छे से देखिए। और चूंकि वो एग्ज़ाम से पहले ही हमने अपलोड कर दी थी, और फिर इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखिए, आप अपने आप ही इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और अगर आप प्री मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। SSN IAS क्लासेस भोपाल, हम लोग न्यू बैच जो है अपना वो आपका 24 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं MPPSC का। इसके अलावा अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी भी करना चाहते हैं तो इसका न्यू बैच भी हमारा मार्च में स्टार्ट होगा, तो उसकी भी तैयारी आप हमारे साथ आकर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।